तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्टिंग में तो ये सब बेकार चीज़ें दे रखी, तो हमें ये सब भी पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसाइडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वॉज टेकन टू बी। हाँ, तो पहले के ज़माने में जो इलेक्ट्रिक वो था, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट था, वो ऐसा कहा जाता है कि वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन कहा जाता है कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, पहले के ज़माने में। ठीक है, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि जो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं वहाँ पे, उसमें तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस को कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ नेट चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, देखो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, इतना तो मालूम होगा, और एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन 1 कूलम, तो उसकी भी बताऊँगी मैं। सो अगर Q हमें नेट चार्ज दे रखा है, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, अगर Q मतलब जैसे कोई भी चार्ज किसी भी एक कंडक्टर से होते हुए जा रहा है t टाइम के अंदर, तो उसका ये फॉर्मूला हो जाता है कि I इजिकल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इजिकल्स टू Q अपॉन T। एग्जाम में अगर आपको बोला जाए कि चार्ज दे दिया हो और टाइम दे दिया हो, पूछा जाए करंट कितना है, तो ये निकाल सकते हो, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि Q इजिकल्स टू IT। ठीक है, कि जैसे कि जो वो इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, टाइम दे दिया और चार्ज पूछ लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। टाइम के टर्म्स में भी इसको देख सकते हैं, जैसे कि Q ओपन आई के टर्म्स में भी देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूले को 3 बार लिख सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देख रहे हो। तो इस चैप्टर में बस यही खेल है कि एक ही फॉर्मूले को 4 बार तरीके से देखेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है, मैंने बता दिया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेनिंग नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज में कितने होते हैं, वो बोल रहा है एक कूलम चार्ज में ऑलमोस्ट 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वी नो दैट इन इलेक्ट्रॉन पजेसेस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाई, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर, नेम्ड आफ्टर, किसने दी थी, एंड्री मैरी एम्पियर ने दी थी। ठीक है, और देखो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 एम्पियर डिफाइन करने को आता था कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो उसका आंसर देखो दिखा रही हूँ, ये रहा, 1 एम्पियर इज constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second। देखो क्या बोल रहे हैं, 1 एम्पियर क्या होता है, फ्लो ऑफ, देखो अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ, तो ये बन जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, जैसे इसके ऐसे ही लिखूँ। ठीक है, व्यू क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो होने को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। इसको ऐसे करके तोड़ के सीखो, इससे इजीली आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जैसे कि देखो मैंने ही बताया ना कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, ये लो है ना, ये सेम है। स्मॉल क्वान्टिटीज आर ऑफ करेंट आर, देखो जैसे कि एक होता है कि मिली एम्पियर कहते हैं उसको। ठीक है, 1 मिली एम्पियर में स्मॉल क्वान्टिटी, 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं, 10⁻³ एम्पियर होते हैं। ठीक है, और अगर वो बोले कि तो 1 मिली एम्पियर में क्या होता है, 10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁶। माइक्रो को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक, ऐसे करके होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसे कहते हैं एमीमीटर। इट इज़ ऑलवेज, ये किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्ट नहीं होता, सीरीज़ में होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट अ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ, तो उसमें क्या होता है, एक सेल होता है, ये सेल होता है। ठीक है, जिसमें बना के दिखाती हूँ। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, नॉर्मली बनाएंगे, ये होता है एक बल्ब, इसी का कहते हैं बल्ब होगा। ठीक है,
ये एक होता है एमीटर, जिस पे यहाँ पे पॉजिटिव रख लो, यहाँ पे नेगेटिव। सेकेंड, यहाँ पे होगा एक स्विच, और स्विच कह लो या प्लग की भी कहते हैं, जैसे प्लग की भी कह सकते हैं। और ये हो गया एक सेल। ये जो बड़ा वाला डंडा होता है इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव। तो ऐसे करके होता है ये। और करंट का कहाँ फ्लो हो रहा है, ऐसे करके ये हो रहा है करंट का फ्लो। ये होता है एक सर्किट जिसमें बल्ब होता है, सेल होता है, प्लग की होती है, एमीमीटर होता है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर, ऐसे, मतलब नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव से कैसे जा रहा है, देखो सॉरी दोबारा बता दें। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ करंट ऑफ, देखो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। करंट कितना दे रखा है हमें, 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर। पहले इन क्वेश्चंस में ये लिखना होता है कि क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है, सिर्फ गिवन लिखना होता है। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। अब देखो यहाँ पे खेल है ये कि मैंने बताया था इसमें सेकंड लेते हैं, है ना, इसमें क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। इसमें लेकिन मिनट में दे रखा है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे इसको कैसे करेंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो इसे इंटू कर देंगे तो 600 हो जाएगा, 600 सेकेंड होगा। अब वो फॉर्म लगा देंगे, I=Q/T, ठीक है। 0.5 दे रखा है, Q तो हमें मालूम नहीं है, Q निकालना है, एक 600 हो गया। इसको यहाँ मैं इंटू कर दूँगी, 600 इंटू 0.5, Q निकल आएगा मेरा। Q कितना आएगा यहाँ पे, 300 कूलम। ऐसे करके निकालेंगे, यही होंगे। और ज़्यादातर MCQs में बस यही होता है कि अगर यहाँ पे एम्पियर की जगह मिली एम्पियर दे देंगे तो क्या करेंगे, मिली एम्पियर में बताया था, इस जगह 0.5 मिली एम्पियर देते थे, 0.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में मैंने बताया था 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं, 10⁻³ तो बस कुछ नहीं, इंटू 10⁻³ कर देना है। अगर माइक्रो बोलते तो इंटू 10⁻6 कर देना है, बस इतना ही करना होता है मिली और माइक्रो में। और यही सवाल आते हैं न्यूमेरिकल आराम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बताया व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है। तो ये लिख देंगे सिंपल कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल टिपिकल सेल, या बोल सकते हैं ना, जिसमें क्या क्या होता है, सेल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एमीमीटर होता है, प्लग की होती है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट की क्या होती है करंट की, एम्पियर। एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर क्या होता है मैंने बताई दिया ये वाला। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बता दो, ये हमारे में भी थे। तो देखो Q=IT, ठीक है। हमें मालूम था कि 1 कूलम में मतलब 1 Q में कितने चार्जेस होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग गई, मैंने गलत लगाया, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला आता है Q=NE, ठीक है। ये क्वेश्चन PA वगैरह में पूछा जा सकता है। उसमें आता है Q=NE। N क्या होता है, नंबर ऑफ़ चार्ज, नंबर ऑफ़ चार्ज कितने होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है चार्ज, ठीक है। तो देखो चार्ज तो हमारे पास 1 कूलम है, हमें मालूम है ना, दे रखा है। नंबर ऑफ़ ये निकालना है, चार्ज हमें नहीं मालूम। इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है पता है था, 6 × 10⁻18, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ डिवाइड में, तो 1/6 × 10⁻18 आ जाएगा =N। तो N की वैल्यू यहाँ पर देखिए 6.25 × 10⁻18 कूलम। सो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ चार्जेस की, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, ठीक है, नंबर ऑफ़ चार्ज निकाल लेते, तो ये आ जाएंगे 6.25 × 10⁻18, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। ये तो छोड़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V की बात हो रही है। V मतलब वोल्ट, जिसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं कि
यहाँ से पढ़ना मेन है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर ये 2 पॉइंट हैं जिसके हमने दिए, एक पॉइंट से हमें इस पॉइंट जाना है, तो कितना पोटेंशियल लगेगा, कितना हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने को, उसे कहेंगे वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू मतलब वगडन, कितना वगडन मतलब यहाँ से लेके आना, कितना हमने वर्क किया अपॉन चार्ज, कितना चार्ज लगा हमें, ठीक है। सो ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। किसने दी, एलिसेंड्रो वोल्टा ने दी, इटालियन फिजिसिस्ट से। अब डिफाइन 1 वोल्ट आएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन 1 वोल्ट, 2 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, डिफाइन 1 वोल्ट और डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 वोल्ट में क्या होगा, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग। ठीक है, ये बताती हूँ ऐसे ही दोबारा। अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट रख लूँ और 1 डब्ल्यू रख लूँ, 1 क्यू रख लूँ, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 1 वोल्ट ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या हो गया कि 1 जूल वर्क डन करने, मतलब कितना वर्क, मतलब देखो सुनो, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, सॉरी जूल लिखो, तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल वर्क लगा, इसे कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, देखो 1 कूलम चार्ज को करने में 1 जूल वर्क लगा, उसे कहते हैं 1 वोल्ट। और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1V इज इक्वल्स टू 1JC का माइनस, मतलब बेसिकली अगर मैं इस C को ऊपर ले जाऊँगी तो माइनस में आ जाता है। तो जैसे कि मैं ऐसे लिखूँ इसको, तो ये ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये C जब ऊपर आता है तो माइनस में जाता है डिवाइड में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय द मीन्स ऑफ, किससे मेजर होता है, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर कौन सा, हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज़ डन मूविंग अस 2C चार्ज, देखो Q दे रखा है और V दे रखा है, ठीक है। Q में कितना दे रखा था 2C, और V कितना दे रखा था 12V, ठीक है। इजीली इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यू। सो V कितना है 12 और W नहीं मालूम कितना दे रखा है, ये सॉरी क्या कर दिया मैंने, Q 2 है, सॉरी 2, तो इधर आएगा 24 आ गया वर्क डन, ठीक है। ऐसे करके आगे 24 जूल। और इसके ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें ये ऐसा यूनिट लिखना नहीं बोलना, ऐसा यूनिट भूल जाता है ना बच्चे तो गलत हो जाता है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर, वोल्ट मीटर। व्हाट इज मेन बाय सेइंग द 1 वोल्ट का, वो मैंने बताया था, डिफाइन 1 वोल्ट वही है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम पासिंग थ्रू अ 6, ठीक है। ईच कूलम का मतलब 1 कूलम। सो वो बोल रहा है कि 1 कूलम में 6 वोल्ट है, कितना होगा, मतलब V की वैल्यू 6 दे दी हमको V, और ईच कूलम बोल रहा है, मतलब 1 कूलम की बात हो रही है। ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लगाएं 6 इज इक्वल्स टू W, Q की जगह 1 लिख देंगे, तो अगर यहाँ पे इंटू चला जाएगा तो W इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, तो 6 जूल लगेगा, ठीक है। वही है सेम टू सेम। एनर्जी देखो, या तो क्वेश्चन में एनर्जी देगा या वर्क डन देगा, तो एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। सर्किट का डायग्राम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये प्लग की स्विच ओपन है या क्लोज्ड होता है तो एक बिंदी आ जाती है। वायर जॉइंट का ये हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब का ये रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट है, ये देख लो ऐसे करके। और रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस का ये भी इंपॉर्टेंट है। एमीटर वोल्ट मीटर का इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओम्स लॉ, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। VNI ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम वायर, ये सिंपल आपको, जैसे आपको वैल्यू दे देगा कोई कि, जैसे या फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक ग्राफ दे दिया ये, ठीक है, और आपको बोला कि I और V की वैल्यू निकालो पॉइंट पे। तो देखो ऐसे करके देखोगे तो एक्स एक्सिस पे एम्पियर है, तो यहाँ पे I की वैल्यू है 0.01, सॉरी 0.1, सॉरी 0.1, और यहाँ वोल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 वोल्ट। तो I की जगह हम क्या लिखेंगे 0.1 और V की जगह 0.4। तो इस वाले फॉर्मूले से V इक्वल्स टू I R वाले फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं R, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से पढ़ते हैं मेन। इन 1827 ऑफ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम नाम के व्यक्ति ने ये चीज़ निकाली थी। बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन द मेटेलिक वायर इन द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक,
ये है मेन चीज़ बेसिकली। ये बोल यहाँ ये हटा देना लाइन मेटेलिक वायर वगैरह, ये बस ये लिखना है द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। बस इतना है। अब मैं समझाऊँ तो ऐसे समझा सकती हूँ मैं कि देखो V इजिकल्स टू आई आर होता है। अगर मैं इस इजिकल्स टू को हटाऊँ और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊँ तो V इजिकल्स टू आई के प्रोपोर्शनल होगा और आर के भी प्रोपोर्शनल होगा। मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो V इजिकल्स टू आई के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम V को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि आर के भैया देखो है तो आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं आर को बढ़ाऊँगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको ड्राइव करें एक तरीके से तो कैसे कर सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल आई के, हमने ये बता दिया। ठीक है, फिर V को मैं अगर यहाँ ले आऊँ उसके नीचे तो V अपॉन आई क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का हमने कांस्टेंट का नया टर्म लगा दिया, आर। आर क्या है, कांस्टेंट है हमारा रेजिस्टेंस, तो V इजिकल्स टू आई आर। तो ऐसे करके फॉर्मूला आ गया हमारा। आर देखो लिखा है ना, आर इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकेगा। ये है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। रजिस्ट देखो लिखा है ना, रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रजिस्ट का मतलब रोकना, जितने भी इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे होंगे उसको रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता वो इससे फ्लो हो, तो बेसिकली रेजिस्टेंस रोकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी जैसे आपको घर से बाहर जाने को रोकेंगी तो वो रेजिस्टेंस हो गई आपके लिए, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। से अगर ये V इक्वल्स टू आई आर वाले के फॉर्मूले को अगर मैं और अच्छे से और तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, देखो ठीक है, ऐसे था। अगर मैं अब वो मुझे बोले कि आई निकालो, जैसे कि मेरे को एक न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें V दे दिया, R दे दिया, आई नहीं बता, आई कैसे निकालूंगी, फिर V इधर इसको अपन में ले जाऊँगी तो ये आई निकाल दूँगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगी तो सॉरी से अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो फिर मैं इसको ले जाऊँगी तो V इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो ऐसे करके निकाल सकती हूँ। ठीक है, और 1 ओम रेजिस्टेंस की ज़्यादा ओम होता है। अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन 1 ओम क्या होगा, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर इज़ 1V एंड द करेंट थ्रू इज़ 1 एम्पियर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो सीधे पूछेंगे कल वाइवा में भी, सीधे पूछेंगे कि डिफाइन 1 ओम, ये पूछ सकते हैं आराम से डेफिनेशन। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस वाला यहाँ से लेके 1 ओम तक, यहाँ तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं they are resistant। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एमीमीटर की जो रीडिंग है डिक्रीज़ कर जाती है 1/2 से, अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं वायर की। ठीक है, तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे वायर की तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है बता रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब ये देखो, इसको मैं अपने तरीके से समझाती हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा वैसे लिख रखा है। ये क्या बोल रहा है कि एक नया आया फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ρL अपॉन ए। रो इसको कहते हैं रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल बताती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब किसी भी कंडक्टर के, जैसे कि ये हो गया कंडक्टर, तो इस पूरे का एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे, इतने से लेकर इतने को। लेंथ क्या होगी, ये लेंथ कितनी है, और ये जो रो हो गया, रो मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इसका मटेरियल कैसा है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो वो है ही।
तो देखो अब मैं प्रोपोर्शनल साइन बताती हूँ, जो सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताती हूँ कैसे पूछा जाएगा। देखो आर क्या है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, रेजिस्टिविटी के। आर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेंथ के, लेंथ ऑफ द वायर। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी ऑफकोर्स। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मटेरियल भी बढ़ेगा, जो मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, तो वो भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, ऑफकोर्स ही बात है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा। कैसे घटेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोकूंगी, रेजिस्टेंस का होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना, अगर मैं रोकूंगी तो कंडक्टर से फ्लो ही नहीं होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्या आता है, अगर एक क्वेश्चन दे दे कि ये बताइए, जैसे क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ पे और एरिया क्रॉस सेक्शन पे, इतना समझ लो। वियर देखो ये रो होता है इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। खाली ओम नहीं लिखना, देखो रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। ये वाइवा में कल आएगा ज़रूर कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट बताओ, ओम मीटर होती है। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द मेटल्स अलॉय हैव और जो मेटल और अलॉय होती है उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और जो इंसुलेटर होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है, मतलब जिसकी, देखो मैं बताऊँ, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो उतना ही अच्छा गुड कंडक्टर होगा, उसमें उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। कैसे, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोकने वाले कम होंगे तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि मेटल्स और अलॉय की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना दे दिया, वोल्टेज दे दिया हमें। ठीक है, देखो मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बता दे रही हूँ फिर भी कि देखो हाउ मच करंट आई पूछा है हमें डायरेक्ट। ठीक है, वी हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, जो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस दे रखा है, वी दे रखा है, तो कौन सा फॉर्म, वी इज इक्वल्स टू आई आर, आई निकाल देंगे, फिर सिंपल। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो देखो वी दे रखा है, आर दे रखा है, इसमें भी सेम, वी इज इक्वल्स टू आई आर। सिंपल, बहुत सिंपल है ये न्यूमेरिकल, बहुत एकदम अच्छे वाले न्यूमेरिकल लग रहे हैं मेरे को। देखो द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, वी दे रखा है 660, आई दे रखा है, वी दे रखा है, आई दे रखा है, आर निकालना है, वी इज इक्वल्स टू आई आर हो गया। व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉप द पोटेंशियल, अगर देखो यहाँ तो रेजिस्टेंस निकाली दोगे। ठीक है 15, वो बोल रहा है कि अगर हमने 120 वोल्ट से बढ़ा दिया तो क्या लिखना है, सिंपल, वी हमें 120 मान लेना है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, वो तो 15 ही रहेगा। करंट निकाल लेंगे, बस हो गया। सेम ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे एरिया का एक फॉर्म लगाया है। एरिया क्या होता है, एरिया हमने पढ़ाई है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो जैसे कुछ फॉर्मूले में ना क्या होता है, डायमीटर दे देते हैं या फिर क्या कहते हैं रेडियस दे देते हैं, तो उसमें लगेगा। रेडियस तो मालूम ही है, अगर रेडियस हमें दे दी, जैसे हमें डायमीटर दे दी 2r के होता है, तो इसमें बदल भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले कुछ याद रहेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो देखो रेजिस्टेंस को अगर सीरीज़ में लगाएंगे R1 R2 और R3 और या फिर पैरेलल, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे फॉर्मूला देख लेते हैं। एक सेकेंड, नहीं तो वोल्टेज का आ गया। तो ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो गए तो कैसे होगा, अरे कहाँ गया, देखो सिंपल दिखाते हो। एक सेकेंड, पेज में भर गया, दूसरे पेज पे भर गया।
देखो, अगर वोल्टेज, जैसे वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं आई आर होता है, ठीक है। अगर हम 3 वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है, 3, जैसे कि हमने ले लिया एक, जैसे कि V=V1 + V2 + V3 ले लिया, ठीक है, मतलब वोल्टेज ना प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने ले लिया, सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ में प्लस हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज तो हमें मालूम है सीरीज़ में प्लस होते हैं और उसमें अपॉन में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने अगर ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया तो क्या होगा, IR1, ठीक है, IR2, IR नेट हो गया, तो नेट IR ये 1, ये IR2 + IR3 और ऐसे करके सोन जितने भी होंगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं आई तो कांस्टेंट है, तो आई काट दिया सबका, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, R नेट =R1 + R2 + R3 और ऐसे सोन करके जितने भी होंगे उतने बढ़ जाएंगे। तो ये है सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर मैं बात करती हूँ पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होगा कि हम आई को लेंगे। जैसे अगर पैरेलल में हमने देखा कि करंट जो है अपना सीरीज़ में है और इसमें वोल्टेज सेम होती है। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि सीरीज़ में क्या होता है, आई कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, वी डिफरेंट होता है, चेंज करता है बेसिकली। और पैरेलल की बात करूँ मैं तो आई डिफरेंट रहता है, वी सेम होता है, ठीक है। अगर मैं ये वाला V=IR वाला फॉर्म नहीं लगाऊंगी दोबारा, तो V/R 1 + V/R2 + V/R3, V से V कैंसिल, तो क्या आ गया, 1/R नेट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हो गया पैरेलल की बात, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, देख ही लिया। तो बस यही फॉर्मूले लगा के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको दे रहे 3 वो दे देंगे, जैसे कि दे रखा है ना, देखो इनर सर्किट डायग्राम की सपोज 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखो 3 दे दिए, 5 और ये, ठीक है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी, वी दे दिए बैटरी। अब देखो इससे कि वो बोले कि करंट निकालो ईच रजिस्टर से, ठीक है, करंट निकालना है हमें ईच रजिस्टर से। तो देखो पहली बात तो डायग्राम देख लेते हैं, जो जिसने डायग्राम दिया है हमें, अच्छा डायग्राम दिया ही नहीं है, ये नहीं बताया किस में करेक्ट, अच्छा 12.10 देखो ये रहा, तो मतलब पैरेलल में कनेक्ट है, समझ गए हम लोग, ठीक है। तो देखो 3 रजिस्टेंस दे दी, पहले तो वो निकाल लो आर नेट, ठीक है, कहाँ गया आर नेट, ये आर नेट निकाल लिया, कितना था 3 ओम, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड, हाँ, तो आर नेट निकल गया। अब देखो अब देखो आई निकालेंगे, आई में क्या निकालेंगे, 12 वोल्ट दे रखा है, एक का ईच, देखो इसने बोला ना ईच रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो हमें एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब पहले आर रखेंगे 5, वी रखेंगे 12 हो गया, फिर आर रखेंगे 10, वी रखेंगे 12, आर रखेंगे 30, वी रखेंगे 12, ऐसे करके निकालना होगा। फिर बोले टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितने भी करंट आएंगे इसके उनको प्लस कर देंगे। फिर द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, ऐसे करके होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा, पावर जनरेट होगी, पावर में क्या फॉर्मूला आ जाता है कि कंसाइडर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना वी दे रखा है, ठीक है, लेट टी बी द टाइम और क्यू फ्लो करता है, हैज़ द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय सोर्स ऑफ, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, फालतू की बकवास कर रहे तो, ठीक है, ये इसने फॉर्मूला बताया है। और हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, P=VI, ये QT, देखो हमने भी देखा था I=QT क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, I=QT क्या है, तो मैंने QT की जगह I लिख दिया, समझ गए। तो ऐसे करके ये वाला फॉर्मूला बन गया पावर का। किसी में ये भी पूछ सकते हैं, चार्ज दे देंगे, टाइम दे देंगे, वोल्टेज दे देंगे, पावर पूछ लेंगे, फिर आप सोचो कि अरे ये फॉर्मूला तो है ही नहीं इसमें, भैया है, तोड़ के देखना होता है फॉर्मूला को, आई के फॉर्मूले को तोड़ के देखो तो Q/T में बदलना है ना ये। अब देखो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला टी टाइम में कितना होगा, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, V=IT। एक और है इसका, अगर हम ओम्स लॉ लगा देंगे इसमें तो पता कैसे होगा कि
अगर मैं वी की जगह ओम्स लॉ लगा दूँ, वी इजिकल्स टू आई आर होता है, तो मैं वी की जगह आई आर लगा दूँ तो क्या होगा, एच इजिकल्स टू आई आर आई टी, तो मैं 2 बार आई आर है तो आई का स्क्वायर आर टी हो गया। तो हीट का ये वाला एक और फॉर्मूला आ गया। लो ऐसे करते हैं कि फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे। तो देखो दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद कर लो, जो कल की वाइवा में पूछ सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, एच इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, द लॉ इम्प्लाइज दैट, क्या बोलता है ये लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो क्या बोल रहा है, रटना नहीं है, समझना है। देखो समझा रही हूँ क्या होता है। अब देखो इजिकल्स टू को साइन हटाऊंगी, डायरेक्टली कर लगा दूंगी, आई का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही बोल रहा है वो, हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, और क्या बोलता है, रेजिस्टेंस के, और क्या बोलता है, टाइम के। बस यही बोल रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और कुछ बोल ही नहीं रहा। बस इतना ही है, फॉर्मूला रटो, बस फॉर्मूले को रटोगे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं, देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाए, आई इजिकल्स टू, ये कैसे लगाए मैं बता रही हूँ। हमने देखा ये वाला फॉर्मूला लगा, इसका एक और फॉर्मूला बताती हूँ, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, स्क्वायर है, इन सबको पहले इधर भेज देते हैं, आर टी को मैंने उठा के इसके अपॉन में भेज दिया, एच इज इक्वल्स टू आर टी आई का स्क्वायर हटाते रूट चढ़ता है, ये तो मालूम ही होगा। तो बस लो आ गया, आई हटाया मैंने, स्क्वायर चढ़ाया, रूट लगाया, ये को नया फॉर्मूला आ गया आई का। देख रहे हो एक चैप्टर में कितने फॉर्मूलेज हैं आई के। आई का एक ये वाला फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्यू टी वाला फॉर्मूला भी है। ठीक है, और क्या क्या देखा था हमने कि एक सेकेंड, ठीक है, और देखो क्यू इक्वल्स टू एन ई वाला फॉर्मूला है, आई का ये वाला फॉर्मूला भी आ जाता है इसमें, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले, इस वाले न्यूमेरिकल में स्पेशली ये वाला फॉर्मूला लगा है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग फॉर्मूले। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग कहाँ यूज़ होती है, प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ गया, ये कहाँ गया, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये सौरभ वाशनी सर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज में ऐसे दे देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बता तो टंगस्टन का कितना होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है इसका पूरे मेटल्स में। और ये किस लिए यूज़ होता है, बल्ब की फिलामेंट में यूज़ होता है मेकिंग करने की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन एप्लीकेशन क्या है, तो देखो एक एप्लीकेशन तो ये देख लिया हमने कि टंगस्टन यूज़ होता है बल्ब की फिलामेंट में, फ्यूज़ में यूज़ होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फ्यूज़ में और इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, और देखो एक है विच 1 किलोवाट पड़ा होगा, 1 किलोवाट कितना होता है, और करेंट ऑफ इतना, अरे ये क्या हो गया, देखो 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, 36,000, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही है, 3,60,000 नहीं 36 लैक्स करीब है ये जूल। ठीक है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर लो, छोड़ो उसको हटाओ, 3.6 इंटू 10 के 6 जूल होते हैं 1 किलो वाट में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, वाट की पावर 1 वाट में कितना होता है, इस कंज्यूम बाय 1 एम्पियर और 1 वोल्ट, ये वाला फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। बस सब कुछ बता दिया मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था। देखो किलोवाट में क्वेश्चन आ जाते हैं, वाट को किलोवाट में करो, समझ रहे हो, तो कैसे करेंगे, ये 3 जीरो हटा के इसने किलोवाट में कर दिया, क्योंकि किलो में कितना आता है, 3 जीरो आते हैं ना किलो में, तो भाई 3 जीरो आते हैं तो 3 जीरो हटा दिए, बस वही मामला है। और जितने जैसे कि 30 दिन में इतने रुपए हैं तो रुपए से बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ओके।